इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। डायबिटीज़ सर बढ़ने का क्या कारण है भारतवर्ष में? खान पान और एक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। इंडियन पॉपुलेशन बॉर्डर लाइन पे है, जिसको कल डायग्नोस हो सकता है कि वो डायबिटिक हो गया। या। बॉर्डर लाइन पे है 30% पॉपुलेशन, जो कि एक बड़ी संख्या है। जी जी बिल्कुल। और डायबिटीज में ये भी देखा जाता है कि ये फैमिली में रन होने वाली बीमारी होती है। अच्छा। जैसे कि परिवार में पिताजी माताजी को डायबिटीज है तो बच्चों में भी इसकी होने की संभावना रहती है। मिठाई जो कहते हैं ना, मिठास डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे डायबिटीज बढ़ने का कारण जो है वो आपके हाथ में है, मतलब आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो उन डायबिटीज होने की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आपने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद आपने एक गुलाब जामुन खा लिया या रसमलाई खा ली या खीर खा ली, बिल्कुल ऐसा तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। MBBS की पढ़ाई में भी फूड हैबिट्स नहीं बताई जाती हैं। न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा उतना फोकस नहीं है। हेल्थ एजुकेशन तो डेफिनेटली ये बिल्कुल एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम होना चाहिए और बच्चों की शुरुआती दौर में शुरुआत करनी चाहिए। अगर 100 लोगों के गुर्दे खराब होते हैं आज की तारीख में, तो करीब 40 से 45 लोगों में डायबिटीज कारण अकेले होता है। हाई प्रोटीन होता है एनिमल प्रोडक्ट्स वाले, वो काफ़ी नुकसान करते हैं गुर्दे को। अगर एमिनो एसिड्स की मात्रा अगर नहीं है तो वो प्रोटीन उतना कामयाब नहीं होता है। तो उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, पता चला एक ही किडनी है। तो आपको पता होगा शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी एक किडनी थी। ओके। जो तकरीबन 90 साल के आसपास जीवित थे। ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। डायबिटीज अगर एक बार हो गया तो कभी जाने का नाम नहीं लेता। अब डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर दवा बदलता है। और ये डायबिटीज नॉर्मली नहीं वो होता, एक बार हो जाता है तो उसके कंट्रोल हो सकती है, उसको आप बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी को कैसे जांचें कि हमारी किडनी सही है? किडनी का जो सबसे जो मूल टेस्ट होता है जिसको हम लोग डायबिटिक को करवाते हैं वो होता है नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का अपने शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, जिनके पास 31 वर्षों का एक्सपीरियंस है। 25 वर्ष उन्होंने इंडियन आर्मी में गुजारे और पिछले 6 वर्षों से लखनऊ के विभिन्न रिनॉन्ड हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अवसर पर हम लोग आज उनसे बात करेंगे कि डायबिटीज़ के कारण किडनी कितनी हद तक इफ़ेक्टिव होती है, या किडनी फेलियर या किडनी डिजीज़ का डायबिटीज़ से क्या संबंध है। बहुत बहुत सर स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय इतने बिजी शेड्यूल से निकाल के आपने हमें दिया। और मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, इससे बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्कर मिश्रा शो में। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, आपने मुझे बुलाया है, ये भी हमारे लिए गर्व की विषय है। और हम तो चाहेंगे कि जो हम लोग का जो शो होगा वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, मरीजों को बड़ा उससे फ़ायदा हो। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो विश्व डायबिटीज़ दिवस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप स्वयं को सर कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। मैंने बेसिक आपके बारे में बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आपके बारे में बताएं, जिससे लोग आपकी बातों को और ज़्यादा सिंसियरली सुने। तो मैं मुख्य रूप से अपनी जो MBBS की पढ़ाई करी थी वो बिहार से करी थी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज मेरा था, जहाँ से मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई करी। उसके बाद हमने 1994 में आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया था। और बाकी की जो पढ़ाइयाँ थी, चाहे वो हमारी मेडिसिन की पढ़ाई हो या नेफ्रोलॉजी की पढ़ाई हो, वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से संपन्न हुआ। उसके बाद तकरीबन 25 साल का सफ़र रहा आर्मी में, जिसमें मैं अलग अलग जगहों पे पोस्टेड रहा, वहाँ अलग अलग रोल प्ले की। और 2019 में मैं रिटायरमेंट हुआ, VRS था, मैंने खुद आर्मी की छोड़ी थी। और उसके बाद फिर लखनऊ में आ गए और यहाँ के अनेकों हॉस्पिटल में काम किया। मुख्य रूप से मैंने अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में करीब 4 साल काम किया था। उसके बाद मैंने चरक हॉस्पिटल में काम किया, फिर मैंने अभी टेंडर पंप में काम कर रहा हूँ।
ग्रेट सर। सर, सबसे बड़ी और सबसे गर्व की बात होती है एक इंसान को आर्मी में सेवा देना, और आपने 25 वर्ष आर्मी में गुजारे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आर्मी में? एक्चुअली जब मैंने एमबीबीएस की जब पढ़ाई ख़त्म करी तो मुझे एक मेरे दिमाग में था, एक हमारी एक शौक़ था कि मैं वर्दी पहनूं, यूनिफॉर्म पहनूं, और वो एक हमारी एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स थी। और जब से मुझे मिला आर्मी का, मुझे जब ने अप्लाई किया और मुझे जब मेरी जॉब मिल गई, तो एक तरह का पैशन भी कह सकते हैं कि मुझे यूनिफॉर्म की पैशन थी। और इसमें एक 2 रोल था, एक तो डॉक्टर तो थे ही आप, साथ साथ आर्म फोर्सेस में सर्व करने का ही मौका मिलने की संभावना थी, तो इसलिए हमने उसको एज ए कैरियर के रूप में चुना। सर, निश्चित रूप से ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ है एक पर्सन के लिए जो आपने बोली, और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि आपकी जो फीलिंग्स हैं आर्मी के साथ में किस तरीके से रहीं। क्या डिफरेंस पाते हैं सर आर्मी सर्विसेज में और जो आज आप सिविलियंस को सर्व कर रहे हैं उसमें? दोनों में तो डिफरेंस काफ़ी है, बिकॉज़ जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं वो एक जब उनकी बहाली होती है, जब वो रिक्रूट होते हैं तो एक मेडिकल चेकअप के माध्यम जाते हैं, तो अक्सर ये एक स्वस्थ व्यक्ति ही आर्मी को ज्वाइन करता है जी। तो उनमें बीमारियों की जो चीज़ें हैं वो कम होती है। तो हम लोगों के साथ जो समस्याएं जो आर्म फोर्सेस में होती है वो अलग होती है। जो सबसे जो समस्या होती है वो है बैटल से संबंधित। जैसे हम लोग जब पोस्टेड होते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो दुर्घटनाएं घटती हैं, जो काउंटर इंसर्जेंसी की ऑपरेशन होती है या बॉर्डर पर लड़ाई होती है, जैसे मैं ऑपरेशन विजय में भी शामिल था। अच्छा। 1999 वाली लड़ाई में, तो वहाँ वो समस्याएं थी, वो ख़ास तौर से ट्रॉमा हैंडल करने वाली थी। लेकिन जब हम लोग पीस लोकेशन पे आते हैं तो ज़्यादातर हम लोग जो इलाज करते हैं वो आर्मी पर्सनल के पिताजी, माताजी, उनके फैमिली मेम्बर को करते हैं, तो उनमें बीमारी का स्पेक्ट्रम वही होता है जो आम लोगों में होता है। तो हमारा डुअल रोल है, जब हम आप बॉर्डर पे हैं तो एक अलग तरह की इलाज करते हैं, जब हम पीस में आते हैं तो हमारा स्पेक्ट्रम डिजीज़ का वही हो जाता है जो आम तौर पे लोगों को होता है। तो दोनों ही एक्सपोजर हम लोगों को मिल जाते हैं। दोनों ही एक्सपोजर मिल जाते हैं। सर, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। डायबिटीज़ आज के समय इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। डायबिटीज़ सर बढ़ने का क्या कारण है भारतवर्ष में? डायबिटीज़ जो है एक तरह की हम लोग एक लाइफस्टाइल डिजीज़ मानते हैं, जीवन शैली के वजह से। जो डायबिटीज़ का जो एक तेज़ से एपिडेमिक आया हिंदुस्तान में, उसकी बहुत सी वजह है, बट एक ख़ास वजह यह है कि हम लोग की जो खान पान का तरीका है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, या हमारी जो सेडेंट्री लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी की शैली है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादातर समय गुजर जाता है ऐसे ऑफिस में बैठ के या अपने आलसीपन के वजह से, तो खान पान और एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। और डायबिटीज़ में ये भी दिखाया जाता है कि ये फैमिली में रन होने वाली बीमारी होती है। अच्छा। जैसे कि परिवार में पिताजी माताजी को डायबिटीज़ है तो बच्चों में भी इसकी होने की संभावना रहती है। और कुछ ऐसे डायबिटीज़ होते हैं जिसको हम लोग खास तौर से कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो विभिन्न कारणों से होता है, इन्फेक्शन से होता है। जब बचपन में बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, बट वो भी कारण है। जो आमतौर पे जो डायबिटीज़ हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो मुख्य रूप से एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, सेडेंटरी लाइफ, खान पान की तरीके से। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है उसके लिए। सेल्फ मेड डिजीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं, हम खुद उसको, हाँ, उसमें आपका काफ़ी सहयोग होता है। कुछ जेनेटिक कार्डिस होते हैं, बट उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कहते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि वेट का ना कंट्रोल करना, खान पान में परहेज ना करना, नियमित एक्सरसाइज ना करना, व्यायाम ना करना, ये सब मुख्य कारण है डायबिटीज़ के बढ़ने का हिंदुस्तान में। सर, टाइप 1 एंड टाइप 2 जी, 2 डायबिटिक है। एक जिसको टाइप 1 जैसे इंसुलिन बॉडी में नहीं होता। हाँ। और दूसरे में टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। बिल्कुल, ये 2 बेसिक डिफरेंस हैं। सर, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जिससे लोग समझ सकें इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज होना और इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, इन दोनों में किस तरीके से? जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो खासकर बच्चों में पाया जाता है, उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन जो पेनक्रियाज के सेल्स पेनक्रियाज से होता है वो ख़त्म हो जाती है। तो
पेनक्रियाज इंसुलिन पैदा ही नहीं कर पाता, बना ही नहीं पाता, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट मुख्य रूप से इंसुलिन के साथ ही होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी थोड़ी होती है, बट मुख्य जो उसका रोल होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन तो निकल तो रही है पेनक्रियाज से, बट जहाँ उसको काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पाता, सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता, ग्लूकोज अंदर जाता नहीं है क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से। पैनक्रियाज वर्किंग है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को ले नहीं पा रही, जो हमारी बॉडी सेल्स हैं वो ले नहीं पा रही, उसका असर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है सर? उसमें होता है जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें कुछ बदलाव ऐसे आ जाते हैं कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो उस पर काम नहीं करते, रिसेप्टर्स इनइफेक्टिव हो जाता है। तो जो इंसुलिन नहीं एक्सेप्ट कर रही है बॉडी जी, तो वो इंसुलिन कहीं तो यूज हो रहा होगा। नहीं, जैसे इंसुलिन तो शरीर में होता ही है, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी इंसुलिन बढ़ जाती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, तो अगर आप नापें अगर बॉडी में तो इंसुलिन बढ़ी हुई पाई जाती है। अच्छा। कम भी हो सकती है, बढ़ी भी पाई जा सकती है। तो उस इंसुलिन जो है उसके और सब इफेक्ट पड़ते हैं, जो बुरे इफेक्ट पड़ते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे, बॉडी कहते हैं प्लेटोपिक इफेक्ट पड़ते हैं। Okay. तो उसका भी बुरा असर पड़ जाता है, और उसका असर तकरीबन हर अंग में पड़ता है, चाहे वो किडनी हो या लीवर हो या आँखों हो, उसका बुरा असर पड़ जाता है। सर, डायबिटीज जो कैपिटल है जिसकी इंडिया जी, और ऐसा कहा जाता है कि 8 में से 1 व्यक्ति को इस समय भारतवर्ष में डायबिटीज है। बिल्कुल सही। और लगभग 30% इंडियन पॉपुलेशन बॉर्डर लाइन पे है, जिसको कल डायग्नोस हो सकता है कि वो डायबिटिक हो गया। या बॉर्डर लाइन पे है 30% पॉपुलेशन, जो कि एक बड़ी संख्या है। जी जी बिल्कुल। ऐसा क्या, जैसे आपने कहा खान पान, ऐसा क्या खान पान है जिसका कारण डायबिटीज बन रहा है? ओके, उसमें जैसे मुख्य रूप से कहा कि 2-3 बातें हैं। एक तो है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई, और आपके खानों में जो है ख़ास तौर से जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है जिसकी बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, उसका सेवन ज़्यादा करते हैं आप, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, आपके खानों में ऑयल की मात्रा बढ़ गई है, ट्रांस फैट्स बढ़ गए हैं। इन कारणों से आपके शरीर में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वेट गेन होता है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ में के शिकार हो जाते हैं। अभी सर दिवाली गुजरी है, लखनऊ में या पूरे देश में मिठाइयों की दुकान में ऐसी भीड़ थी जैसे कि भंडारे में, लखनऊ में भंडारे बहुत होते, मंगल का भंडारा, तो पूरी लेने वालों की भीड़ होती। ऐसा लग रहा था कि फ्री में कुछ बंट रहा है। इस कदर मिठाइयों की दुकानों में भीड़ थी। तो इस मिठाई जो कहते हैं ना मिठास, डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूर्णतया? हाँ, मतलब ज़्यादा मैंने कहा ना कि जो कार्बोहाइड्रेट वाली जो जितनी मीठी सुगड़ी चीज़ें होती हैं, मिठाई उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है, तो उसका कारण है, इसका कारण है डायबिटीज़ की वजह से। और चूँकि हमारी मिठाई हमारे कल्चर में बिल्कुल एक पार्ट है कल्चर, हाँ। तो लोग ज़्यादातर मिठाइयों का सेवन करते हैं, खासकर फेस्टिवल्स में काफ़ी तौर पे। और सर जैसे कोई हमारे घरों में भी एक रिवाज है कि पेट भर खाना खाने के बाद आइसक्रीम या कुछ मीठा भी खाते हैं। या ट्रेडिशन हमारे यहाँ है। तो आपने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद आपने एक गुलाब जामुन खा लिया या रसमलाई खा ली या खीर खा ली, बिल्कुल ऐसा तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और ऐसा होता है, इसलिए आजकल कुछ चलन भी चली है कि दुकानें वाले लो शुगर डाइट, लो शुगर स्वीट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी एक एफर्ट ली जाती है कि वैसी मिठाई बनाई जाए जिसमें शुगर उतना ना हो, लेकिन उसके बाद भी लोग काफ़ी शुगर कंज्यूम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसी कोई एजुकेशन ही नहीं है सर कि जो लोगों को गाइड कर सके कि क्या उनको खाना है क्या नहीं खाना। यस, ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है, बस लोग सुनी सुनाई बातों पे अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। कोई स्ट्रक्चरल टाइप की चीज़ें जो बताई जाती है कॉलेज फूड हैबिट्स के बारे में, ऐसे के बारे में नहीं लगता कि कहीं ऐसे कोई कुछ क्यूरिकुलम हो स्कूल में या कॉलेज में जिसमें खान पान के बारे में बताया जाता होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा लगता है होगा नहीं शायद। सर मैंने तो नहीं पढ़ी, एक डॉक्टर से सुना, उनके इंटरव्यू को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि MBBS की पढ़ाई में भी फूड हैबिट्स नहीं बताई जाती हैं
जबकि दिन में हम 3 से 4 बार खाना खाते हैं, लेकिन खाना क्या खाना है ये नहीं पढ़ाया जाता। इवन दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ाए जाते हैं। न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा उतना फोकस नहीं है। न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान के बहुत लिए? इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ज़्यादातर उसी न्यूट्रिशन से ही संबंध रखती हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो। और मोटापा से जितनी समस्या और बढ़ जाती है, सारी समस्या की जो है शुरुआत न्यूट्रिशन से ही होती है। और सही कहा आपने कि अवेयरनेस नहीं है, उसको उतनी तवज्जो करिकुलम में नहीं दी जाती है, चाहे MBBS की पढ़ाई हो या और पैथी की पढ़ाई हो, जहाँ पे उसको उतना महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल पा रहा है। सर, जब तक स्वस्थ है इंसान तो वो स्वयं को ब्रह्मा समझ रहा है, और जब बीमार पड़ता है, आपके सामने तो रोज ही ये सीन होता होगा कि डॉक्टर साहब हमारा सब कुछ ले लो लेकिन हमारे व्यक्ति को बचा दो। सही बात है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति हेल्दी है, उसको एक मोबाइल में वो कवर लगाएगा, टेम्पलेट ग्लास लगा लेगा, डैमेज ना हो, हर चीज का प्रोटेक्ट करेगा। मोटरसाइकिल की टाइम से सर्विसिंग करा लेगा, कार की सर्विसिंग करा लेगा, घर में ताला डालेगा, सब प्रिकॉशंस ले लेगा, हर चीज को, घर की ज्वेलरी लॉकर में जाके रख के आएगा, अपना सारे काम कर लेगा। लेकिन जो मिलियंस ऑफ करोड़ का ये हमारा शरीर है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। सही बात। लेकिन इसके लिए सर बहुत लापरवाही है। बिल्कुल सही बताया जो कि जो हमारी हेल्थ अवेयरनेस से खासकर यंग लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे जब शुरुआत जो है गुड हैबिट्स की शुरुआत बचपन से होती है, चाहे अर्ली चाइल्डहुड से होती है। आप अगर 50 साल की उम्र के बाद अगर बीमार पड़ के आप बहुत कुछ चाहोगे भी करके तो बहुत सुधार नहीं कर सकते। तो हमारी जो हैबिट होनी चाहिए खान पान की और जो जीवन शैली की, उसकी शुरुआत से होनी चाहिए, बचपन से होनी चाहिए, ताकि आपका जीवन बिल्कुल बीमारी के बगैर कटे। जब आप जागते हैं तो बहुत दिन और लेट हो चुका होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बार सर कहते हैं ना, डायबिटीज अगर एक बार हो गया तो कभी जाने का नाम नहीं लेता। अब डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर दवा बदलता है। और ये डायबिटीज नॉर्मली नहीं वो होता, एक बार हो जाता तो उसके कंट्रोल हो सकती है, उसको आप बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं। बट डायबिटीज रिवर्सल की आजकल सुने होंगे बातें कि रिवर्सल हो जाती है, वो होती है बस। उसका भी बस वही है, मेन है न्यूट्रिशन। हाँ, उसका जो है एक तो बहुत रेयर होता है। अगर शुरुआती दौर में है तो आप रिवर्सल शायद कर पाएँ, लेकिन बहुत एडवांस केसेस में रिवर्सल होता नहीं है। और होता भी है तो उसमें सबसे बड़ा रोल न्यूट्रिशन का ही होता है। जितने भी मॉडिफिकेशन डाइट में वो करते हैं उसी का असर होता है कि डायबिटीज़ या उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस, उसका वज़न कम कर दी, उसको रेगुलर आप व्यायाम कराए, उन चीज़ों से उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करके आप रिवर्सल की बातें आजकल बहुत मीडिया में आती है कि डायबिटीज़ का रिवर्सल होता है। बट ज़मीनी हकीकत ये है कि हम लोग बहुत रिवर्सल देखते नहीं हैं। प्रयास होता है, कुछ दिन के लिए घट जाता है, फिर दोबारा फिर वही स्थिति बन जाती है, वही हो जाती है। सर, हमारे देश में डायबिटीज़ को राजरोग कहते हैं, और ये शरीर में हो गया तो सारे रोग लेके आता है। तो गुर्दा के लिए कितना ये डायबिटीज़ मायने रखता है? इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसका ये रोल है किडनी मरीजों में, कि अगर 100 लोगों के गुर्दे खराब होते हैं आज की तारीख में, तो करीब 40 से 45 लोगों में डायबिटीज़ कारण अकेले होता है। मतलब 100 में से करीब 40 to 45% पेशेंट डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे के मरीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो आज मान के चलें ऑलमोस्ट 50% पेशेंट जो आज की तारीख में गुर्दे के मरीज़ हैं, उसका रोल सीधे डायरेक्टली डायबिटीज़ से होता है। और जितने बाकी कारण हैं, ब्लड प्रेशर, गुर्दे का स्टोन का होना, इन्फेक्शन होना, उनका रोल बहुत छोटा है। सबसे बड़ा रोल जो होता है वो डायबिटीज़ का होता है। सर, एंटीबायोटिक्स का भी रोल है और कारणों में, जैसे कि डायबिटीज़ के अलावा जो जिन कारणों से होता है किडनी के मरीज, उसमें ड्रग्स की वजह से भी होता है। ड्रग्स जैसे आपने कहा, एंटीबायोटिक की चर्चा करी, या पेन किलर की चर्चा करी, या और से बहुत से कैंसर की मेडिसिन हैं, और ढेर सारी मेडिसिन हैं जिससे किडनी पे उसका बुरा असर पड़ जाता है। इसमें एंटीबायोटिक, जैसे आपने कहा, एंटीबायोटिक का बड़ा रोल है। उसके बाद प्रोटीन जो इनटेक बहुत आजकल लोग लेना शुरू कर देते हैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसका भी इसमें रोल होता है डायबिटीज़ के अलावा, जिसकी वजह से गुर्दे में खराबी होती है। तो सही है, दवाएं हैं, खान पान है, प्रोटीन इनटेक, ये सब
विभिन्न कारण है जिसकी वजह से किडनी में खराबी खास तौर से जो जिम वाला प्रोटीन आता है 80% 90% प्रोटीन, क्रेटीन के नाम से आता है, हाई प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स वाले, वो काफ़ी नुकसान करते हैं गुर्दे को, और आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। ओके। और हमने ये भी अच्छी बात उसमें देखी है कि जो लोगों ने इस प्रोटीन का सेवन बंद कर दिया है तो उसमें गुर्दे की तकलीफ में काफ़ी फ़ायदे भी उनको हुए हैं। ओके। तो अगर समय पे आ गए और हमने उनको कहा कि आप इसको बंद करें या जो सेफर प्रोटीन है उसको लें, तो उनके गुर्दे की बीमारी ठीक भी हुई है। कितने % ऑफ प्रोटीन होना चाहिए एक आइडियल प्रोटीन के अंदर? नॉर्मली जो हम लोग का एक जो गाइडलाइन है उसमें ये कहते हैं कि जितना वजन होता है उतनी ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। जैसे आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। और प्रोटीन में जो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो अच्छी हो, उसमें एनिमल प्रोटीन भी हो, वेब बेस्ड प्रोटीन भी हो, ताकि एक बैलेंस सा प्रोटीन का डाइट हो। बट जनरली हम लोग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का एक कैलकुलेशन। अगर कोई दाल भी खा रहा है तो उसमें भी तो उसको दाल है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट है, नॉन वेज, सभी में प्रोटीन तो होती है। तो एज ए सप्लीमेंट प्रोटीन को लेना चाहिए, ना कि एज ए डाइट प्रोटीन को लेना चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो अगर आप एक संतुलित आहार लेते हैं अपने खान पान के माध्यम से तो किसी प्रोटीन की सप्लीमेंट की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती, विशेष तौर पे नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपकी वज़न गिर गई है, आप प्रोटीन नहीं ले पाते हैं आमतौर पर जितनी लेनी चाहिए, तब प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो बिल्कुल मरीज़ के मुताबिक टेलर मेड हो कि भाई इस मरीज़ को कैसी प्रोटीन लेने की चाहिए, वैसी हम लोग रिकमेंड करते हैं। प्रोटीन के साथ में अमीनो एसिड्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर प्रोटीन, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन तो टूट के अमीनो एसिड्स में ही बनते हैं। अल्टीमेटली बॉडी में जब एब्जॉर्ब होता है तो अमीनो एसिड्स के होता है, तो अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन भी आती है मार्केट में, प्रोटीन की प्रिपरेशन भी आती है, दोनों ही रिकमेंडेड हैं। कहते हैं कि अमीनो एसिड्स अगर प्रोटीन में नहीं तो प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं खास तौर से, उसमें वही मेन जो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे मसल्स के लिए, वो वही होते हैं। अगर अमीनो एसिड्स की मात्रा अगर नहीं है तो वो प्रोटीन उतना कामयाब नहीं होता है। सर, डायबिटीज़ और किडनी दोनों एक दूसरे के लिए, अगर डायबिटीज आपके शरीर में होता है तो किडनी को भी वो प्रभावित कर रहा है, तो किस तरीके से डायबिटीज़ को मॉनिटर करें कि डायबिटीज आपकी बॉडी में ना हो? देखिए, डायबिटीज़ में क्या है कि जैसे कि एक अगर आपकी किसी को फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, तो उनको पता है कि फादर मदर में डायबिटिक हैं, तो वो एक पीरियोडिक चेकअप कराते रहते हैं, HbA1c टाइम कराते रहते हैं। जो चेकअप होते हैं उसके बहुत से हैं चेकअप, जैसे आप नॉर्मल एक ब्लड शुगर रैंडम कर सकते हैं, आप HbA1c जांच होती है जो 3 महीने की औसत ब्लड शुगर बताती है, वो कर सकते हैं। और डेफिनेशन है डिफरेंट डेफिनेशन की, अगर आप खाली पेट में ब्लड शुगर आपकी 100 से ऊपर है या तो आप कहेंगे कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए। 100 से 126 कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, मतलब प्री डायबिटिक वाले स्टेज है। अगर खाली पेट में शुगर 126 से ऊपर होती है तो हम कहते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो गई है। तो प्री डायबिटिक भी चेक करना होता है, डायबिटिक को भी चेक करना होता है। देखा गया है कि जो प्री डायबिटिक होते हैं तकरीबन उसमें 10% पेशेंट आने वाले वर्षों में डायबिटिक हो जाते हैं। तो साढ़े के साढ़े करीब 10 साल की जब उनकी अवधि होगी तो साढ़े के साढ़े प्री डायबिटिक जो है डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। किडनी को कैसे जांचें कि हमारी किडनी सही है? किडनी की जांच जो है बड़ा आसान है आज की तारीख में। किडनी का जो सबसे जो मूल टेस्ट होता है जिसको हम लोग डायबिटिक को करवाते हैं वो होता है पेशाब की जांच, और देखते हैं कि इसमें प्रोटीन या एल्बुमिन तो नहीं लीक कर रही है, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन बहुत सालों तक लीक करती रहती है, तब जाके क्रेटिनाइन जो जांच होती है ब्लड की वो बढ़ता है। तो आपको शुरुआती दौर में अगर चेक करना है कि डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे में खराबी हुई कि नहीं, तो यूरिया क्रेटिनाइन नाम सुना होगा, काफ़ी कॉमन है। तो ये तो बहुत बाद में बढ़ता है, शुरुआत में बढ़ती है प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनिया। तो एल्बुमिन की जांच जो पेशाब में हम लोग करते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं कोई डायबिटिक अगर हो गए हैं तो हर साल में कम से कम एक बार अपनी पेशाब की जांच करें और देखें कि एल्बुमिन कितनी आपकी पेशाब से निकल रही है। रूटीन चेकअप भी नेसेसरी है, क्योंकि जब तक भारतवर्ष में कोई भी इंसान जब बीमार
पड़ता है तो सबसे पहले वो मेडिकल स्टोर पे जाता है। घर में बहुत सारे लोग होते, कहते हैं ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये कर लो। जी। फिर वो मेडिकल स्टोर, फिर पड़ोस के डॉक्टर, तो एक्सपर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसको कई साल बीत जाते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। तो एक व्यक्ति के लिए रूटीन चेकअप कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ऐसे रूटीन चेकअप तो आजकल इसकी आप मतलब अवेयरनेस लोगों में आ रही है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 35-40 साल के ऊपर हो गई तो साल में एक बार आपकी चेकअप होनी चाहिए। सिर्फ किडनी की नहीं और बाकी अंगों की भी जांच होती रहनी चाहिए। और अगर आप में रिस्क फैक्टर्स है, जैसे आपके फादर मदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उनको थोड़ा शुरुआती दौर में ही पहले से इसकी स्टार्ट करनी चाहिए। पीरियोडिक जांचेस का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 6 महीने पे कराएं, 1 साल पे कराएं, 2 साल पे कराएं, लेकिन करवाना चाहिए ताकि आप बीमारी को बिल्कुल शुरुआती दौर में ही आप उसको पिकअप करें और उसका इलाज शुरू करवाएं। सर, मेरी फैमिली में एक इंसिडेंस हुआ। मेरे कजिन ब्रदर 19 ईयर ऑफ एज में अचानक वो कॉलेज से आते हैं और उनकी यूरिन नहीं हो रही होती और यूरिन से बिल्कुल मवाद जैसा होता है। डॉक्टर को दिखाते हैं पड़ोस में। कितनी उम्र बताइए आपने? 19 साल। 19 साल, ओके। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर सीधा एम्स रिफर करता है। वहां पे मालूम पड़ता है किडनी फेल हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, उसमें क्या हो सकता है कि ये तो बात सच है कि गुर्दे की बीमारी अक्सर साइलेंट होती है। उसमें रोग के लक्षण बहुत दिनों के बाद या जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है तब सिम्टम शुरू होते हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं पता चला। और हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे सटल सिम्टम होंगे जो शायद उन्होंने उसको इग्नोर किया हो, जैसे कभी पैरों में सूजन हो गई, आंखों में सूजन आ गई, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था किसी ने चेक नहीं किया, या पेशाब बार बार होती होगी। हो सकता है कि उन्होंने उस बात को नोटिस नहीं किया। बट एक बात सच भी है कि किडनी की बीमारी बहुतों में बिल्कुल जांच में ही पता चलता है, जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, एडवांस हो चुकी होती है। जैसे आपने कहा 19 साल की उम्र में ना शुगर होगा ना बीपी होगा, तो वो बीमारी कुछ वापस आया डीएवी से। तो इसलिए मैंने कहा कि वो बीमारी जो होगी हो सकता है कि रही होगी, और कभी कभी बीमारी होती भी है एकाएक, जिसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि रैपिडली कुछ बीमारी हो गई। अब उसकी जांच में क्या निकला होगा वो पता चलेगा कि गुर्दे की जांच हुई होगी, किडनी फेल। अच्छा, फेल हो गए तो क्या डायलिसिस पे आ गया? डायलिसिस पे आ गए और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। और अभी लास्ट ईयर वो नहीं रहे दुनिया में। तो बहुत साल तक मेडिसिन चली है। बात है 2004 में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। ओके। तो एम्स में डॉक्टर भौमिक, आपने सुना? जानता हूँ मैं। डॉक्टर भौमिक ने किया था वहाँ पे ट्रांसप्लांट। ओके। इसके अलावा सर एक अभी ऐसे ही और मेरे जान पहचान में केस हुआ। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, मेरे दोस्त हैं। उनको रूटीन चेकअप के लिए वहाँ पे कंपनी में रखा था कुछ, तो उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, पता चला एक ही किडनी है और तकरीबन 40 साल के करीब एज है। उससे पहले कभी पता ही नहीं था कि उनको कभी अल्ट्रासाउंड किया ही नहीं, तो एक ही किडनी पता चली। ऐसा होता है, ऐसा होता भी है कि इसमें बड़ा ये है कि अगर 900 अगर जन्म होता है तो उसमें एक व्यक्ति की किडनी एक ही होती है। अच्छा, ये है 900 लोगों में एक। हाँ, एक किडनी, जो एक ही किडनी से जन्म लेते हैं 900 या 1000 के आसपास। और आपको पता होगा शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी एक किडनी थी, जो तकरीबन 90 साल के आसपास जीवित थे। तो जो एक किडनी जो होती है जन्म से, तो अक्सर उनको दिक्कतें नहीं आती हैं। अक्सर चूंकि एक किडनी जीवन के लिए पर्याप्त होता है, और कभी कभी होता है कि किडनी 2 रहती है लेकिन किसी कारण से वो किडनी सूख गई या छोटी हो गई बीमारी की वजह से, तो वो छोटी हो जाती है, बट उसमें किडनी दिखता है भले छोटी हो। जैसे आपने कहा कि थी ही नहीं, तो इसका मतलब तो वो किडनी मतलब उनके मतलब जन्म से ही किडनी नहीं रही होगी और वो एब्सेंट रही। अगर ऐसे किसी आदमी के पास एक ही किडनी है, ईश्वर ने एक ही किडनी उसको दी, तो उसको कोई परेशान होने की जरूरत? आमतौर पे उसको ऐसी परेशानी नहीं होती। जैसे किडनी एक है तो हम लोग अक्सर उसमें चोट लगने से कहते हैं कि जैसे आप वैसी जगह न चले जाओ जहाँ चोट लगे, जैसे कुछ कॉन्टैक्ट गेम होते हैं, फुटबॉल खेलना वोलना, क्योंकि अगर चोट लगेगी तो दूसरा किडनी इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है। तो एक हम लोग सलाह देते हैं कि वो कॉन्टैक्ट गेम ना करें, भीड़ भाड़ से बचें, और अपनी बीपी चेक रखें अगर ब्लड प्रेशर जीवन में ना हो, और अपनी पेशाब की जांच करवाते रहें नियमित रूप से कि प्रोटीन ना निकलना शुरू हो। क्योंकि एक किडनी में समस्या होती है कि बीपी बढ़ जाती है, कभी कभी उसमें प्रोटीन निकलना होता है, तो उसके इलाज के लिए शुरुआती तौर पे सावधानियां रखनी पड़ती है।
आज के समय में सर इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप हम सब शहरों में रहते हैं, यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है। तो इन्वायरमेंट किस हद तक बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे ख़ास तौर से गुर्दे की बीमारी की बात करूं तो बहुत से जो हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, जो खान पान में जो कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, जो हम लोग बहुत हाई डोज में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल करते हैं, या बहुत से जो खाद होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, उसका भी काफ़ी रोल है। इससे भी गुर्दे की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यूरिया, हाँ, गुर्दे की बीमारी, इसमें यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। आज के यूरिक एसिड ज़्यादातर लोगों का बढ़ा हुआ है। हाँ, यूरिक एसिड भी वो खान पान की ही वजह से बढ़ जाता है। अगर आपके खान में प्रोटीन की मात्रा बहुत हो, नॉनवेज लेते हो काफ़ी, या अल्कोहलिक हो, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा सेवन करते हैं, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मतलब अल्कोहल किस हद तक किडनी को इफेक्ट करता है? देखिए, अल्कोहल अगर पर से कहा जाए तो अल्कोहल का डायरेक्ट उतना रोल नहीं होता, बट उससे बीपी बढ़ जाती है। ओके। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली किडनी पे उसका असर पड़ेगा। एंड स्मोकिंग? स्मोकिंग तो डायरेक्टली किडनी पे उसका बुरा असर पड़ जाता है। स्मोकिंग का डायरेक्टली किडनी पे उसका बीमारी पे असर पड़ जाता है। ओके। तो स्मोकिंग, अल्कोहल दोनों या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से गुर्दे को खराब करते हैं। बाकी भी बॉडी को खराब? हाँ, वो तो सारी अंग को ही खराब करते हैं, खासतौर से गुर्दे के लिए तो कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल डेंजरस है। आप जो डेली पेशेंट्स देखते हैं, आई थिंक मुझे लगता है 100 तो देखते ही होंगे ओपीडी में। ज़्यादा हो जाते हैं? नहीं, उसी के आसपास जैसे 100 पेशेंट्स लगभग देखते हैं। 100 में कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिक या स्मोकर होते हैं या डायबिटिक होते हैं? डायबिटिक तो मैंने बताया कि डायबिटिक काफ़ी संख्या में आ जाती है, 40-50% में। और जो स्मोकर भी, मतलब परसेंटेज में नहीं बताऊंगा, बट ठीक ठाक नंबर वाले होते हैं जो मरीज स्मोकर होते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं। ओके। ज़्यादातर इन्हीं लोगों को बताते हैं कि अगर आपने एक पैक लीकर का पिया तो किडनी को 20 लीटर पानी पीना होता है उसको फिल्टर करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए। ये सही है? सही है, कुछ हद तक सही है ये। तो पानी इंटेक इतना ज़्यादा करना होता, अगर नहीं कोई पानी इंटेक के बारे में जो है बहुत से मिथ हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने का ये है कि अगर गुर्दा बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रहा है, फर्ज करिए, तो पानी जो है हम लोग कहते हैं कि आप प्यास के मुताबिक पानी पीजिए, थ्रस्ट के मुताबिक। वैसे अगर एक रफ फिगर लें तो कम से कम 2.5-3 लीटर पानी तो रोज़ पीना ही चाहिए, अगर आप गुर्दे के मरीज़ तो हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन आप मरीज़ हैं, किडनी ख़राब हो गई, आप डायलिसिस पे आ गए हैं, तो पानी की मात्रा में काफ़ी कमी करनी पड़ती है। उसमें करीब 800 ml या 900 ml या मैक्सिमम 1 लीटर तक हम लोग पानी अलाउ करते हैं। डायलिसिस किस लेवल तक सक्सेस है सर? डायलिसिस जब किसी का गुर्दा एक ख़राब हो जाता है, लगता है कि उसके बगैर जीवन में चलेगा नहीं, तो हम लोग डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों ही ऑप्शन साथ में देते हैं। ओके। तो डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो ब्लड क्लीनिंग होती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो एक मशीन करती है, या उसके और भी तरीके हैं, घर पे भी डायलिसिस होती है, इसको हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, बट ज़्यादातर लोग मशीन वाली डायलिसिस, जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, वो करवाते हैं। तो हीमोडायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, बट अगर आप तुलना करें जीवन के लिए तो ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बहुत बेहतर विकल्प होता है। ओके। डायलिसिस से भी ज़िंदगी कटती है, बट अगर आप पूरा देखा उसकी जीवन को हम लोग कहते हैं सर्वाइवल देखते हैं, जीवन की कितनी सालें आप जी पाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, तो दोनों ही अकाउंट पे ट्रांसप्लांट बेहतर करता है। ज़िंदगी की क्वालिटी बढ़ जाती है और नंबर ऑफ़ ईयर्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। ट्रांसप्लांट सर जो करते हैं वो सेम ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होना चाहिए या किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किडनी डोनेट कर सकता है? अगर ट्रांसप्लांट हो तो ब्लड ग्रुप का मैच होना अच्छा माना जाता है। ओके। मतलब होना चाहिए ब्लड ग्रुप मैच हो, बट किसी कारण से मैच ना हो, आपके कोई डोनर नहीं हो, तो ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट भी आजकल बहुत आम तौर पे होता है। बट ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट थोड़ा सा जोखिम भरा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है उनके मुताबिक जो इसमें ब्लड ग्रुप मैच होता है। तो हम लोग की प्रेफरेंस तो रहती है कि मैच वाली ब्लड हो, लेकिन बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनके पास डोनर है तो डोनर ब्लड ग्रुप नहीं मिल रही है और कोई विकल्प नहीं है उनके पास, तो हम लोग ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट भी काफ़ी करते हैं। सर ट्रांसप्लांट के बाद किस किस तरीके के प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट हैं?
ट्रांसप्लांट जिसकी होती है, डोनर की बात नहीं कर रहा हूँ, डोनर को तो कोई खास प्रिकॉशन नहीं लेना होता, लेकिन जिनकी किडनी उनको लगती है उनमें क्या होता है, क्योंकि उनकी दवाइयाँ जो चलती है उनसे उनके शरीर में इम्यूनिटी काफ़ी घट जाती है। तो उनकी जो रोग से लड़ने की क्षमता घट जाती है, तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए उनकी जीवन शैली में बदलाव काफ़ी की जाती है, खान पान में बदलाव होता है, उनके रख रखाव में परिणाम होता है, उनको हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। और कुछ कुछ बातें हैं जैसे कि लोगों से ना मिंगल करें, ज़्यादा लोगों से ना मिलें और अपने आप को बचाए रखें, इसकी हम लोग हिदायत देते हैं। और जैसे समय गुजर जाता है, एक साल निकल गया, 2 साल निकल गया, तब इसकी संभावना धीरे धीरे करके कम हो जाती है। बट शुरुआती महीनों में ये ज़्यादा डर होता है कि कोई उनको इन्फेक्शन ना पकड़ जाए, तो उसके लिए जो सावधानियाँ बरतनी होती है वो करते सर, एम्स में 2004 में मैं सामने था जब मेरे ब्रदर की ट्रांसप्लांट होना था, तो डॉक्टर असलम वहाँ पे काउंसलर थे। उन्होंने बताया कि अगर 1 साल किडनी चल जाती है ट्रांसप्लांट के बाद तो हम 100% सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। तो आप तब में 2004 में और आज की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस आया है सक्सेस रेशियो का? देखिए, ऐसा है कि ट्रांसप्लांट अब ज़्यादा सरल हो गया है। अच्छा। दवाइयाँ अच्छी अच्छी आ गई हैं, ट्रांसप्लांट की तकनीक बेहतर हो गई है। अब ये मान के चलें कि अभी सक्सेस रेट तकरीबन 98% है। 98% है। अभी कोई ट्रांसप्लांट होता है तो 98% सक्सेसफुल होता है। बिरले 1-2 लोगों को दिक्कतें आती हैं और 98% पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होकर घर से डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से। अब कितनी चलती है उसमें बहुत से फैक्टर करते हैं कि दवाइयाँ उसने कैसे खाई, उनका जीवन शैली कैसा रहा, डॉक्टर की फॉलोअप कैसे रही। तो सुना हुआ कि किडनी बहुत नहीं चली, तो उसमें मुख्य रूप से हमने देखा है कि जो लोग होते हैं बहुत से कारणों से एडहेरेंस टू मेडिकेशन नहीं होते, मतलब जो दवाइयाँ उनको खानी चाहिए या जब उनको लापरवाह हो जाते हैं, वो थोड़े हो जाते हैं। उसके वजह से किडनी की ज़िंदगी उतनी नहीं बढ़ पाती। इवन सर, मैंने देखा जैसे किसी को डायबिटीज़ है, आज के समय बात बताओ, मेरी मदर को डायबिटीज़ है और मैं हेल्थ इंडस्ट्री में उन्हीं की वजह से आया, नहीं तो मैं भी कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। तो आज भी उनको मीठा खाना है, या जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं मुझे लगता आर्गू करने लग जाते हैं, मतलब जिद्दी हो जाते हैं। टंग की टेस्ट की बात। ऐसा होता है क्या सर? हाँ, होती है, क्रेविंग होती है उनको। तलब जो चीज मना की जा रही है, जो आपके लिए नुकसान को तलब होती है उस खाने की, कोई बात नहीं, किया जाए, वो होती है, क्रेविंग होती है। यही तो हम लोग मोटिवेट करते हैं जब काउंसलिंग वगैरह होती है, तो यही सारी बातें बताई जाती है खान पान के बारे में, जीवन शैली कैसे हो, दवाइयाँ कैसे खानी है, कौन सी जांचें करानी है, क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं कि अगर ये दिक्कतें हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ये सारी बातें हम लोग बताते रहते उनके दिमाग में घुसा देते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे करनी है। सर, कोविड का दौर जो भारतवर्ष में गुजरा, उस दौर में लोगों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इवन जिंदा नहीं छू रहा था एक दूसरे को, मरने के बाद तो छूने की बात छोड़ दीजिए। वो दौर देखने के बाद क्या लगता है भारतवर्ष में कुछ बदला? उस वक्त तो मैंने जब देखा था कोविड के समय, तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस तो आई थी, बट वही है, लोगों को भूलने की आदत हो जाती है, कुछ दिन के बाद तो स्मरण में रहता नहीं है। बट एक मैं कुछ बातें कहूँगा कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी लोगों में आई है लाइफ स्टाइल डिजीज़ को लेके। लोग अपने वेट कॉन्शियस हो गए हैं कि वेट ना बढ़े उसका ध्यान रखते हैं, खान पान में भी थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। लोग पूछने लगे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ़ है, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। अब उनके तरफ से सवाल आने लगे हैं, ये मैंने नोटिस किया है कि लोग पूछने लगे हैं। अब थोड़ा सा कॉन्शियस हो तो रहे हैं, हो रहे हैं, इसमें तो है कुछ परसेंटेज। हाँ, मतलब जो भी मेडिकल अटेंशन के लिए आते हैं, हमने कम्युनिटी में तो पता नहीं किया, जो हम लोग के पास आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अब अवेयर हो गए, पूछते लगे। सर, आप इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस है, 31 ईयर्स आपने बिताए हैं लोगों को ठीक करते हुए। आप ऐसी कौन सी 5 आदतें लोगों को बताना चाहेंगे जो उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उनको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े? मैं ये कहूँ, सबसे अगर काउंट करूँ तो सबसे पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि एक जो आपकी खान पान का जो तरीका है उसमें आप सुधार लाएं, बैलेंस डाइट लें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। अगर बैलेंस डाइट की अगर जानकारी ना हो तो किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से बात करें और एक डाइट के बारे में। दूसरी बात है कि जितनी भी
व्यसन है, बुराइयां है, जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन, इसको न लें, इसको छोड़ दें। उसके बाद नियमित एक्सरसाइज करते रहें, नियमित एक्सरसाइज करते रहें, एक लाइफ स्टाइल करें, आपकी वज़न ना बढ़े उसका ख्याल रखें। दूसरी बात है कि अपने आप को, जैसे कहा, पीरियोडिक चेकअप, जैसे साल में एक बार या 2 साल में एक बार अपनी पूरी होल सिस्टम बॉडी को देखें, उसकी जांचें कराते रहें, ताकि कोई बीमारी हो तो वो शुरुआत में ऐसे ही चले जाए, तो वो ठीक हो जाए या उसको पकड़ पाए और उसका इलाज शुरू करवा दें। और एक और भी हम देखते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें। जो लाइफ स्ट्रेस है, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो या जो भी पारिवारिक स्ट्रेस हो, उससे बचें और अच्छी स्लीप लें। कम से कम 8 घंटे का स्लीप बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। ये हम रूटीनली हम यही बताते हैं, हमारी 5 एडवाइस होगी लोगों के लिए। सर, क्या लगता है आपको एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए? निश्चित रूप से हेल्थ एजुकेशन तो डेफिनेटली ये बिल्कुल एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम होना चाहिए, और बच्चों की शुरुआती दौर में शुरुआत करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल के स्तर में, और प्लस जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, जैसे MBBS की पढ़ाई है, इसमें भी इसको खास तौर से तवज्जो मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन पार्ट को। लाइफ स्टाइल डिजीज़ पे तो काफ़ी चर्चा होने लगी है, बट न्यूट्रिशनल के बारे में उतनी अभी अवेयरनेस नहीं आई है, करिकुलम में भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो इसके वजह से उसमें भी और सुधार की आवश्यकता है। लोग तनाव को कम करने के लिए अपना प्लेजर या जॉय या इंजॉयमेंट के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोक करते हैं। ये आप कह रहे हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए, बॉडी के लिए इफेक्टिव है, तो यंगस्टर तो आज भारतवर्ष के अंदर इसी कोई पैशन मानता है, इसी कोई इंटरटेनमेंट मानता है? नहीं, वो तो खैर उनके गलत एजुकेशन की वजह से अल्कोहल और स्मोकिंग को कैसे स्ट्रेस बस्टर मान सकते हैं। वो तो बीमारी के जड़ों की शुरुआत होती है। और जो तरीके हैं, जैसे कि आप जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है उसको, रूट कॉज को आप एड्रेस करिए कि उसको क्यों हो जाता है। प्लस और तरीके हैं कि आप, बहुत से तरीके हैं कि आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, बहुत से तरीके टेक्निक्स आ गए जिससे स्ट्रेस को कम किया जा सकते, उसका सहारा लीजिए। लेकिन अल्कोहल या स्मोकिंग से आपकी स्ट्रेस पता नहीं कैसे कम होती, मुझे नहीं लगता पता इसका। तो ये एक तरह का कह सकते हैं बहाना हुआ ही, मैं इसको मानूंगा। सर, आप 25 ईयर्स आर्मी में रहे, बहुत से लोग इस बात का एग्जांपल देते हैं, आर्मी तुम्हें भी अगर कंज्यूम करते हैं अल्कोहल तो अल्कोहल में प्रॉब्लम, क्या अगर प्रॉब्लम होती तो आर्मी में नहीं होती? जैसे अल्कोहल के बारे में एक तो मिथ ये है कि आर्मी में अल्कोहल के बारे में कहते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी तकरीबन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते, और जो सेवन करते हैं वो कहीं रहते, बाहर भी रहते, तब भी वो सेवन करते। आदत की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो अल्कोहल का सेवन होता है उसकी भी एक ऐसी मॉडरेशन में होती है, एक सोशल ड्रिंकिंग कर लेते हैं जिसका असर उतना बुरा नहीं पड़ता स्वास्थ्य पे, जितना जो अगर किसी को लत हो गई अल्कोहल की तो उनके लिए तो मुश्किल है। अगर किडनी को सेफ रखना है तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल को ये बिल्कुल नमस्कार कर लेना है, श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी इसको, इम्पोर्टेंट। ये बिल्कुल सही कि भाई थैंक यू वेरी मच, अभी मेरे को मेरे किडनी सही रखने हैं तो इसके लिए हमें इसको अवॉइड करना है। पेस्टिसाइड्स उस तीसरे नंबर पे आएगा। बिल्कुल, ये सब तो है। सर, ऐसी कौन सी चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपको जो इतना आपको मोटिवेटेड रखती है, इतना इंस्पायर करती है इतना काम करने के लिए? नहीं, काम तो करना, मतलब काम तो करना ही है। अगर आप जिस प्रोफेशन को आपने चुना है, इसमें अगर आप सोचेंगे कि हमको शाम को सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक काम करना है, तो आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको तो अपने इस रूटीन से बाहर जाके भी काम करना होगा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में टाइम नहीं देखी जाती। चाहे वो रात के 12 बज रहे होंगे या 8 बज रहे होंगे, अगर आपको कॉल आता है तो आपको अटेंड करना है, आपको देखना है। ये हमारी एथिक्स भी है और हमारी प्रोफेशन की नीड भी है। ग्रेट सर। ये इम्पोर्टेंट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपको इंस्पायर किया हो आपकी लाइफ में? नहीं, बहुत लोग हैं हमारे जैसे, बहुत हमारे जो टीचर रहे थे, जो हमारे जिनको मैंने देखते हुए काम सीखा है और जिनकी मोटिवेशन से हमने काफ़ी मोटिवेट हुए, वैसे है हमारे बहुत टीचर्स ऐसे रहे हैं जो जिससे मुझे मोटिवेशन मिली है। कोई एक ऐसी सीख जो आपकी लाइफ में आपको कहीं से मिली है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं? हमने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। जब जब नेफ्रोलॉजी कर रहे थे, जब हमने MD मेडिसिन करी थी, उसमें मतलब मेरा जो अपने जो हमारे जो सीनियर्स थे, जिनको देखा कि कैसे मोटिवेशन से वो काम करते हैं और कितनी लगन से काम करते हैं,
बहुत शिद्दत से काम करते हैं, उन्हीं की जो हैबिट्स को हमने इम्बाइब करी है, ये हम लोग का ये है पार्ट। सर चाय और कॉफ़ी भी क्या किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकती है? मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर आप मॉडरेशन में लें तो नहीं करती चाय नुकसान, बट अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पिएं या बहुत कॉफ़ी पिएं, कैफीन लें, तो उससे किडनी को नुकसान होती है। बट मॉडरेशन में कोई ऐसी समस्या नहीं आती। ग्रीन टी सेफ? ग्रीन टी ज़्यादा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो लोग कहते हैं ग्रीन टी इज़ प्रिफर्ड। आज के समय में ग्रीन टी का चलन बहुत बढ़ा हुआ है, या बहुत लोग अवेयर हुए हैं इसका। ये हाँ, काफ़ी आजकल तो लोग ऑफर भी ग्रीन टी करते हैं। ओके। सो ये तो ग्रीन टी। आपको सर के पास अगर दो ऑप्शन हो, मोबाइल और बुक, तो किसको चुनना चाहेंगे आप? देखिए ऐसे है, मोबाइल बुक तो ऑब्वियसली प्रिफर्ड होता है, बट मोबाइल भी आज के समय की नीड है, कम्युनिकेशन का नीड है। जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल ही आजकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो इसकी है, बट उसको अगर आप जस्टिफाइड तरीके से इस्तेमाल करें तो अच्छी है। अगर एडिक्शन हो रहा है मोबाइल, एडिक्शन हो जाएगा तो फिर मुश्किल है। बुक्स का एडिक्शन हो तो अच्छी चीज़ है बुक्स की, लेकिन आजकल बुक्स जो है, आजकल क्या हुआ कि जितनी पढ़ाइयाँ भी वो मोबाइल पे होने लगी हैं। हाँ। जितने भी आर्टिकल अगर हम लोग को क्विक सर्वे करना हो तो बुक के बदले हम लोग अपने पाम पे देख लेते हैं कि भाई आज की तारीख में कौन सी मेडिसिन नहीं आई, कौन सी क्या डेवलपमेंट हुआ, तो आजकल ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो पा रहा है। सर आज के समय में पेशेंट्स बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। आप जब कोई भी चीज़ देते हैं तो सबसे पहले वो जीपीटी पे देखते हैं, रिसर्च करके आते हैं, गूगल में देखते हैं। हाँ, रिसर्च करके आते हैं। तो ये किस हद तक सही है सर? उसमें क्या होता है कि उसमें मैंने ये तो बहुत कॉमन आजकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये लोग आते हैं जो अपनी बीमारी की पूरी स्टडी करके आते हैं। बहुत से ऐसी फैमिली आती है, बच्चे उनके आते हैं, तो क्या होता है कि चूंकि वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा बीमारी का पढ़ते हैं उस चैट जीपीटी से या इम्पोर्टेंट, तो बैकग्राउंड तो उसका होता नहीं है, तो बहुत से बातें उनकी जेन्यून होती है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बकवास करते हैं, और हम लोग को उसको सही पर्सपेक्टिव में समझाना होता है। सर गूगल में जैसे गूगल की इंफॉर्मेशन है, किसी ने अपनी रिपोर्ट डाली, गूगल ने कुछ बता दिया, तो वो इंसान एकदम फियर में हो जाता है कि मेरे को ऐसा तो नहीं ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हद तक डेंजरस है, तो उनको एक्सपर्ट से ही डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गूगल में क्या होता है ना कि एक बहुत छोटे हिस्से में आप देखते हैं, आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में नहीं देखते बीमारी को। कुछ बातें लाइन लिखी हुई है कि इससे कुछ और घटना, ये सिम्टम इस चीज का है। हाँ, तो उसको आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखना होता है। वही तो हम लोग का रोल है। बहुत लोग घबरा के आते भी हैं, जब सारी बातें उनको समझाई जाती है तो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आजकल लोग थोड़ी होमवर्क करके आने लगे हैं, और हम लोग का काम थोड़ा सा और तरीके से समझाना होता है, और अल्टीमेटली जो है उससे हम लोग को फ़ायदा भी होता है। जैसे मान ली हमने कोई बताई और उसकी थोड़ी जिनको जानकारी पहले से है, तो मेरा ट्रीटमेंट करने का भी तरीका अलग होगा, और आसान भी होगा, और समझ पाएंगे कि क्या हुआ। या तो मरीज़ बिल्कुल ही पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल ना पढ़ा लिखा, उसमें दोनों में दिक्कतें होती हैं। सर लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लोगों को? मैसेज तो वैसे बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे समाज में, हमारी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ बढ़ रही है, और वैसे डायबिटीज़ बढ़ने का कारण जो है वो आपके हाथ में है, मतलब आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो उन डायबिटीज़ होने की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि आप खान पान पे ध्यान दें, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें, वेट ना बढ़ने दें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तो डायबिटीज़ नहीं होगी। डायबिटीज़ नहीं होगी तो उससे जितनी संबंधित बीमारियां हैं, चाहे वो आपके दिल की बीमारी हो, गुर्दे की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, आँखों की बीमारी हो, पैरों के नसों की बीमारी हो, वो भी अपने आप कम हो जाएगी। एक तो ये है कि आप गंभीरता से अपनी बीमारी को लें, और जो भी हो, डॉक्टरी सलाह हो या नॉन डॉक्टरी सलाह हो, उसको पूर्णतः रूप से मानें, और चौकन्ना रहें। कभी कोई बीमारी होती है तो उसको इग्नोर ना करें, एक डॉक्टरी सलाह लें, और जो भी डॉक्टर की तरह से आता है जो एडवाइस, उसको आप फॉलो करें, तो आपकी जीवन आसान होगी, बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज विश्व डायबिटीज़ दिवस के ऊपर लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आपको सुनेंगे, और निश्चित रूप से आपसे इंस्पायर होंगे, और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए कमिटेड होंगे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो सकेगा।
सर सबसे पहला कहा जाता है निरोगी काया, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों के अंदर ये विश्वास आपको सुनने के बाद आएगा कि वो स्वयं को निरोगी रख सकते हैं, रोग मुक्त रख सकते हैं। सर बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट लोगों की लाइफ में निश्चित रूप से एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा और उनको हेल्दी रहने के लिए इंस्पायर करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।